रिबेल्स एंड द राज, पेज 300 से करेंगे व्हाट रिबेल्स वांटेड। तो एग्जैक्टली जो रिबेलियन हुआ, रिवोल्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदू मुसलमान जितने भी ये जो थे आपके, म्यूटनी हुई थी सिपोय कैंट वगैरह एरिया में। तो ये जो रिबेल करने वाले लोग थे, रिवोल्ट करने वाले लोग थे, इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए था, आपको ये सवाल भी आ जाता है। As victors, the British record their own trials and tribulation as well their heroism. अब एक बात याद रखना, 1857 का रिवोल्ट हमारे लिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तानियों की लड़ाई थी, हिंदुस्तानियों ने अपनी हकों के लिए लड़ाई करी थी, पर अंग्रेजों के लिए क्या था, ये हिंदुस्तानी लोगों का अटैक था। ठीक है, जिसमें वो हिंदुस्तानी लोगों को एक नेगेटिव वे में दिखा रहे हैं और अपने आप को हीरो दिखा रहे हैं। और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स को नेगेटिव दिखा रहे हैं, अपने आप को हीरो दिखा रहे हैं। तो दोनों साइड से अपने अपने पर्सपेक्टिव चल रहे थे। मुस्कान, आप रीड करो। तो अब क्या है, अगर ब्रिटिशर्स की नजर से देखा जाए तो ये न्याय की लड़ाई थी। न्याय की लड़ाई में हिंदूज, इंडियंस जो हैं वो एक नेगेटिव पात्र हैं, वो विलेन है, और अंग्रेजी सरकार जो है वो हीरो है। ये अंग्रेजों का सोचना था, अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उन्होंने काफी सारे इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स रखे हैं, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में दिखाया, एज अ विलेन दिखाया, और अपने आप को एज अ हीरो दिखाया है। बट इस रिबेल की जो है, और इन्होंने इस तरह से दिखाया कि जो ये हिंदुस्तानी लोग हैं ये अनग्रेटफुल हैं, बारबेरिक हैं। बारबेरिक का मतलब निर्दयी लोग हैं, जिनके अंदर कोई दया नहीं है, और इन्होंने बहुत निर्दयता से जो है अंग्रेजी शासन के लोगों को मारा। देन इन्होंने जो है हिंदुइज्म की साइड से या इंडियंस की साइड से जो था, बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। कोई बहुत ज्यादा रिटर्न मटेरियल हमें देखने को नहीं मिलता, हमें बस थोड़े बहुत इश्तहार और नोटिफिकेशन और प्रोक्लेमेशन देखने को मिलते हैं, जो इनकी साइड से हमें पता चलता है कि व्हाट इंडियन थॉट एट द टाइम ऑफ रिबेलियन। वरना हमें सिर्फ अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, जिसके अंदर अंग्रेज अपने आप को अच्छा कह रहे हैं और हम लोगों को बुरा कह रहे हैं, इंडियंस को बुरा कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो है बहुत ही कम हमें प्रोक्लेमेशन मिलते हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तानी लोग एक दूसरे को यूनाइट होने को कह रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को एक साथ होने को कह रहे हैं, और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने को कह रहे हैं। तो 1857 के अंदर क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या था, क्या हुआ, ये हमें अंग्रेजी सोर्सेज से पता चलता है, जो कि सिर्फ खुद को फेवर कर रहा है, हिंदुस्तानियों को कहीं से फेवर नहीं कर रहा है। तो हमें एक्चुअली में ये नहीं पता कि रिबेल्स, हिंदुस्तानी लोग जिन्होंने रिबेल स्टार्ट किया था, रिवोल्ट स्टार्ट किया था, वो क्या चाहते थे, हमें उसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। देन आता है विजन ऑफ यूनिटी। इसके अंदर प्रोक्लेमेशन और नोटिफिकेशन, जो इश्तिहार हिंदुस्तानी साइड से निकले थे, उसके अंदर क्या क्या बातें हुई थी उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। दीपिका, रीड। तो हमें बहुत सारे जो हैं प्रोक्लेमेशन और नोटिफिकेशन नहीं मिलते, थोड़े बहुत मिलते हैं। उससे हमें क्या समझ में आता है, हम देखते हैं। ये जो 1857 की जो प्रोक्लेमेशन थी, जो नोटिफिकेशन थी, नोटिस थे, उसके अंदर बार बार एकता की बात करी गई, क्या हिंदू और मुसलमानों को एक साथ होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ना होगा। तो आप 1857 जो है उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कितनी है इंडिया में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत स्ट्रांग है 1857 के टाइम पे, और वहीं पे 90 साल बाद 1947 में देश का बंटवारा हो जाता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो ऐसा 90 सालों में क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान बट गए, जहां पे 1857 के रिवोल्ट में आप देख रहे हो कि इनमें बहुत ज्यादा एकता है, बहुत ज्यादा भाईचारा है। जो ये प्रोक्लेमेशन निकली थी और नोटिफिकेशंस निकली थी, ये मुस्लिम प्रिंसेस के या उनके नाम पे निकली थी, कि हमें जो है हिंदू और मुसलमानों को साथ में काम करना होगा, तभी हम जो है आज़ादी हासिल कर सकते हैं। ये एक तरीके की वॉर थी, जो 1857 का रिवोल्ट था, इसको वॉर की तरह देखा जा रहा था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर खो भी रहे हैं और दोनों बराबर पा भी रहे हैं। तो अगर हम एकजुट होंगे तो हम काफी कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है, जा सकता है। इश्तिहार के अंदर जो है हिंदू मुसलमान की अंग्रेजों से आने की पहले की जो एकता थी, उसके बारे में भी काफी फोकस किया गया, कि हमारा मुगल एम्पायर कितना स्ट्रांग रहा है, हमारा हिंदू एम्पायर कितना स्ट्रांग रहा है, एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर। ये प्रोक्लेमेशन जो है बहादुर शाह जफर के नाम पे लिया जाता था। मुसलमानों को बोला जाता था कि बहादुर शाह जफर कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना है। मोहम्मद की तरफ से ये मैसेज आया कि हमें इकट्ठा होना है, महावीर, भगवान महावीर की तरफ से मैसेज आया कि हमें इकट्ठा होना है। तो अगर आप मोहम्मद, महावीर ऐसे नाम ले रहे हो, तो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग, दोनों कम्युनिटीज इकट्ठी होंगी। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि हिंदू और मुसलमान बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड थे एक दूसरे में। 1857 की जो वॉर हुई थी, उस टाइम पे बरेली में देखा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कम्युनिटी वाले लोगों को इकट्ठा करा, उनको बुलाया और उनको 50,000 रुपए दिए ये कहने के लिए कि आप मुसलमानों से अलग हो जाओ, आप मुसलमानों का साथ मत दो। और इसके ऊपर हिंदू जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने लड़ाई मचा दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हमें अलग करने की कोशिश मत करना। तो इस टाइम पे आप 1857 के रिवोल्ट में देख सकते हैं कितनी ज्यादा यूनिटी है। इसीलिए सोर्स 5 भी जो है आपका आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ये पेपर में आया हुआ है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन अगेन आपका जो है यूपी के अंदर एक मुस्लिम एरिया है जहाँ पे लोगों को एक नोटिस इशू हुआ 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, जिसमें लोगों को इकट्ठा होने की बात करी जा रही है, यूनाइट होके जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की बात करी जा रही है। मुस्कान इसको रीड करो। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन अगेन इसके अंदर यही बोला है कि हिंदुस्तान की जमीन ऐसी है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, दोनों के साथ अंग्रेजी शासन ने जो है बहुत खराब करा है, इसलिए हमें एक साथ होकर जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो इसके अंदर इन्होंने जो है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में 5 सेक्शन निकाले कि जमींदार को क्या क्या करना होगा, ट्रेडर्स मर्चेंट्स को क्या क्या करना होगा, पब्लिक सर्वेंट्स को क्या क्या करना होगा, आर्टिसंस को क्या क्या करना होगा, पंडित फकीर और लर्नेड पर्सन है उनको भी क्या क्या करना होगा, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। Then source number 6 आता है what the sepoys thought. This is one of the petition or application of a rebel sepoy that have survived. तो अब सिपाही साइड से क्या है उनकी डिमांड थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, उसको भी अब हम पढ़ेंगे। ये भी आपका पेपर में आ चुका है। तो आजमगढ़ तो व्हाट द सिपाही थॉट, इसके अंदर यही है कि रिबेल स्टार्ट होने के पीछे सिपाहियों ने अपना क्या कारण दिया है। तो उन्होंने ये बोला कि आज तक बहुत कुछ अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया बट हमने कभी कुछ नहीं कहा, हमने उनके तरफ अपनी ड्यूटी निभाई। बट आज जो है हमें ये कार्ट्रिजेस जो है वो मुंह से काटने को कह रहे हैं, जो कि काव और पिग के फैट से कवर्ड है। प्लस ये आटे की जो आटे के अंदर काव एंड जो सुअर है उसकी बोन्स को मिक्स कर रहे हैं, बोन्स का चूरा मिक्स कर रहे हैं, तो आप हमारे धर्म को खराब कर रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सिपाहियों का एक थॉट प्रोसेस दे दिया था कि वो जो है इस चीज को लेके ज्यादा नाराज हो रखे थे। तो ये आपका जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी व्हाट रिबेल्स वांटेड यहाँ से आ जाएगा। नाउ अगेन आपका है 3.2 अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। अब इसके अंदर लेके क्या क्या व्यू पॉइंट है, किस क्या ऑपरेशन की बात करी जा रही है, कौन दबा रहा था किसको, यहाँ पे ये सब बातें आती है। मुस्कान इसको पूरा रीड करो। तो आपका जो टॉपिक है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर इज अ पर्सन जो दूसरे को दबाता है, किसी कमजोर को दबाने का काम करता है। सो इट इज नॉट जस्ट द ब्रिटिशर्स दैट वर कंसिडर एज ऑपरेसर, इट वाज मनी लेंडर्स, जमींदार्स, द अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसको ऐसा माना जाता था कि ये आम जनता को दबाते हैं। तो हर उस बंदे के खिलाफ अगेंस्ट इन्होंने ऑपरेशन करा, नॉट जस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहली बात फिरंगी राज को अटैक किया। फिरंगी राज का मतलब ब्रिटिश रूल को ये अटैक करते थे, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जब से अंग्रेज आए हैं इन्होंने हमेशा हमारे साथ गलत ही करा है, इन्होंने हमारा जमीनें छीन ली, चाहे अमीर जमींदारों गरीब जमींदारों सबको ये कर दिया, अपना बिजनेस लेकर आ गए। इनकी बिजनेस की वजह से जो है हमारे ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट है, वीवर्स है, वो सारे डूब गए। तो इन्होंने सबसे पहला अटैक इनको करा। तो इन्होंने प्रोक्लेमेशन जो स्टार्ट किया, इन्होंने ये बोला कि एक तो हमारे धर्म से पंगे ले रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पंगे ले रहे हैं, तो अंग्रेजों को तो हमने हटाना है और हम अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो सारे धर्म के लोग इकट्ठे आ गए और अंग्रेजी के शासन के खिलाफ हो गए। उसके बाद इनको जो जो अंग्रेजों का साथी दिखा, जो हिंदुस्तान में रहकर भी अंग्रेजों का साथ दे रहे, इन्होंने उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू करा, जिसके अंदर बड़े जमींदार थे, अमीर लोग थे, शहरी लोग थे, उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू करे। एंड उनकी जो है अकाउंट्स बुक जला दी गई, उनके घर तोड़ दिए गए। हर वो बंदा जो किसी को दबाएगा, किसी छोटे जो है इंसान को क्लास वाइज दबाएगा, तो उसके ऊपर अटैक इन्होंने करा। अब नाउ अटैक तो कर दिया, सब कुछ फ्लॉप कर दिया, अंग्रेजी शासन हटा दिया, सब कर दिया, चलो आपकी सारी बात मानी, जमींदार हट गए। बट अब लीड कौन करेगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, लड़ाई मचानी थी मचा दी, अब आगे क्या करना है ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि अब आगे क्या करना है वो किसी को आइडिया नहीं है। अब ये वीक पड़ने लग गए, अब ये बैठ गए, जिसको हराना था हरा दिया, अब करें क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर, की अब हमारा लीडर कौन बनेगा। दीपिका रीड। तो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश राज जो था एक तरह से पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। और दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में जो मुगल शासन के अंडर जिस तरह का सेटलमेंट था, जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल था, आर्मी स्टाइल था, जिस तरह से कोर्ट स्टाइल था,
वो सब स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई। तो ये बहुत शॉर्ट लिव था क्योंकि अंग्रेजों ने दोबारा से इन इलाकों को अपने अंडर कर लिया था। तो ये अपने पुराने कल्चर पर चले गए थे। इन्होंने पुराने जितने भी इनके जो थे अग्रीमेंट्स थे या फिर पुराने अरेंजमेंट थे, पुराना जो टैक्स कलेक्शन का तरीका था अंग्रेजों के आने से पहले का, वो सारा इन्होंने स्टार्ट करा। इन्होंने जो है 18th सेंचुरी का जो मुगल कोर्टशिप पीरियड था उसको सारा का सारा इन्होंने असेंबल कर दिया था। और इन्होंने कोशिश की थी कि अब हम अंग्रेजों को वापस पावर में नहीं आने देंगे। पर क्या अंग्रेज लोग मानते? नहीं, उनको तो पावर में आना था। अब उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को गैदर करा 1857 से 1857 के एंड तक आते आते, और उन्होंने रिप्रेशन का तरीका ढूंढा जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने जो आपकी इंडियन की म्यूटिनी थी, इंडिया के जो सिपाही थे या बाकी सब लोग थे उनको दबाना स्टार्ट करा। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि किस तरह से, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश पीपल टू स्टॉप द रिबेलियन, टू रिप्रेस द रिबेलियन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है पेज 305। तो आपको इसके अंदर मैं समझाती हूँ। ब्रिटिशर्स को बहुत मुश्किल हुई थी, इनका ये इतना आसान नहीं था रिबेलियन को कंट्रोल करना, बट यस दे डिड टुक सम स्टेप्स। तो इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ इंडिया को जो है सेक्शन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करी। इन्होंने बहुत सारे कानून पास करे, a series of laws to help them quell the insurgency by a number of act passed in May and June। इन्होंने मई और जून के टाइम पीरियड में बहुत सारे नए कानून निकाले। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, अंडरलाइन कर लेना मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता था कि मिलिट्री ऑफिसर्स को इतनी पावर दे दी गई थी कि आपको कोई भी हिंदुस्तानी सस्पेक्ट लगता है कि ये दंगा भड़का सकता है, गोली मार दो। ठीक है, तो मार्शल लॉ लगा दिया कि किसी को जो है आप जेल में भी डाल सकते हो, किसी को गोली भी मार सकते हो। अंग्रेजियों को, अंग्रेजी शासन के लोगों को ये पावर दे दी गई थी। एंड इसके अंदर जो है सीधा एक पनिशमेंट दे दी, गोली मार देना, आपको जो लगता है आपके अगेंस्ट बोल रहा है। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद इन्होंने जो है सप्रेस करना स्टार्ट करा रिवोल्ट को। दिल्ली आप देख सकते हैं इंडिया के मैप पे नीचे। तो इन्होंने एक टीम बुलाई लाहौर, जलंधर, अंबाला से दिल्ली, और दूसरी टीम इन्होंने बनाई कलकत्ता से दिल्ली। तो आपका पंजाब साइड से भी दिल्ली में आ रही है आर्मी, और कलकत्ता साइड से भी आर्मी दिल्ली में आ रही है। और दोनों साइड की आर्मी ने आके दिल्ली को अपने कब्जे में करा, ब्रिटिशर्स को दिया। तो दो तरफ से अटैक हुआ दिल्ली के अंदर, एक कलकत्ता से आए और एक पंजाब से आए। तो दिल्ली को इन्होंने सबसे पहले अपने अंडर कर लिया। हाँ, जितनों को मारा भी, और जितना मार सकते थे मारा भी। मतलब कि ये हुआ कि सबको भगा दिया या मार दिया, जितने उनको वहां पे मिले। हाँ, तो जैसे ही वीक लगने लगे तो दोबारा कर लिया। फिर गंगा में यूपी वगैरह के इलाके में गए, यूपी बिहार के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया था जैसे ये यूपी में एंटर हुए अंग्रेजी सरकार अपना कंट्रोल लेने के लिए। यहाँ पे मामला थोड़ा सा स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर्मी से उनको लड़ना नहीं था, यहाँ की जो आम जनता थी वो भी आर्मी के साथ मिली हुई थी। तो इनको बहुत मुश्किल होती है, जिस गांव में घुसे, जहाँ पे भी घुसे, आम जनता भी आके इनके ऊपर अटैक करने लग रही थी। बट इन्होंने काफी कोशिश कर करा के जो है अटैक करा हिंदुओं पे, इंडियंस पे, और यूपी का एरिया भी अपने अंडर कर लिया। ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री पावर यूज करी, खूब तगड़े तरीके से गोलियां चलाई, जितना कुछ भी गोले वोले चला सकते थे सब चलाया। एंड इन्होंने क्या करा, जो यूपी के अंदर क्या था, बड़ा जमींदार, छोटा जमींदार, ताल्लुकदार, आम जनता, आर्मी सब इकट्ठी हो रखी थी। इन्होंने क्या करा, स्मार्ट वर्क ब्रिटिशर्स ने, जो मनी लेंडर्स थे, जो बड़ा सेक्शन था, एलीट सेक्शन था, उसको अच्छे पैसे ऑफर करके उनको बाहर निकलने को बोल दिया, इस कि तुम हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे। तो जब इन्होंने, जो बड़े अमीर आदमी थे वो एक सेक्शन हट गया, तो जो बाकी के यूपी के लोग थे वो थोड़े से वीक पड़ने शुरू हो गए। इस तरह से उन्होंने यूपी का सेक्शन भी अपने अंडर कर लिया। इतना क्लियर है? ठीक है। इसमें ये फोटोग्राफ्स तो नहीं आएंगी, ठीक है। इमेजेस ऑफ रिवोल्ट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और उसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।